हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर पीडी एंड इंजीनियरिंग करियर पॉइंट। सो आई एम विनीत शर्मा और आज मैं आपके पास यहाँ पे एचपीएससी लेक्चरर के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे कवर अप करने लगा हूँ। तो आज के स्पेसिफिक जो टॉपिक हम यहाँ पे जो कवर अप करेंगे दैट इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पर ये है और एज इट इज़ आपके पास काफ़ी सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो क्लच टॉपिक हमारे पास रहने वाला है स्पेसिफिकली मशीन डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे स्टडी करते हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ का। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे जैसे हमारे पास कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल है तो उन सब में क्लचेस की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती थी। ओके, जैसे हम मॉडर्न डे व्हीकल्स की बात करें, जब आपके पास हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर आपके फुली ऑटोमेटिक कार्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लचेस को एलिमिनेट कर दिया गया है, जहाँ पे क्लचेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है। लेकिन जो भी मैनुअल ड्राइव आपके पास यहाँ पे जो कार्स होती थी अभी तक जो होती है, उन सब में क्लचेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपके पास यहाँ पे करता है। ओके, तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास किस ढंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, कैसे आप इसकी डिजाइनिंग करते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम पर्टिकुलर इस वीडियो में आपके पास कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें क्लचेस जो है, क्लचेस का मेन काम क्या होता है। अगर मैं आपके पास एक ऑटोमोबाइल का स्कीमेटिक डायग्राम आपको शो करूँ तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा इंजन है, ठीक है, जिसके साथ कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील। अब यहाँ पे जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील का मेन काम क्या है आपके पास यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। तो आपके पास साइक्लिक जो फ्लक्चुएशंस आती है इंजन के अंदर, टॉर्क के अंदर, उसको आपके पास फ्लाईव्हील जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। अब आपके पास यहाँ पे फ्लाईव्हील के साथ अटैच होता है हमारे पास क्लच। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंजन को। आपके पास जो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लाईव्हील। ओके, और थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्लच। अब अगर आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लचेस से जो शाफ्ट आपके पास यहाँ पे जा रही है वो कहाँ जाती है, गियर बॉक्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके पास गियर बॉक्स में जा रही है यहाँ पे, और गियर बॉक्स से ये फर्दर आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होगा पावर। तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो क्लचेस है इसका मेन काम क्या है, क्लचेस को कैसे आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। क्लच बेसिकली एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एट द विल ऑफ ऑपरेटर इंजन और पूरे के पूरे व्हीकल को एंगेज और डिसएंगेज करता है। मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे हम चाहते हैं कि पावर ट्रांसमिट ना हो इंजन से मेन आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम तक, ठीक है, या फिर आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट से व्हील तक, तो उस केस में हम क्लचेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो उस टाइम में क्या हो रहा है, बेसिकली उस टाइम में जो इंजन है वो आपका डिसएंगेज हो जाता है फ्रॉम द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लच को डिसएंगेज करते हो उस टाइम पे जो फ्लाईव्हील है, सॉरी जो आपके पास इंजन है, इंजन आपके पास ट्रांसमिशन प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्टेड हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर हम बात करें, क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपको इनेबल करता है कि एक शाफ्ट से जो रोटरी मोशन है वो ट्रांसमिट हो पाए किस चीज़ में, आपके पास अनदर शाफ्ट में। अब आपके पास यहाँ पे जो वन शाफ्ट की हमने जो बात की है, ये कौन सी शाफ्ट आपके पास है, ये शाफ्ट है इंजन की शाफ्ट, जो कि इंजन से मेन आपके पास यहाँ पे आ रही है। ओके, और आपके पास यहाँ पे कौन सी सेकंड शाफ्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो कि आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम या गियर बॉक्स में आपके पास जा रही है। ठीक है ना, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इस केस में आपके पास हम बात करें अगर क्लचेस की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, तो सबसे पहले देखो आपके पास जो मेन काम है वो है टॉर्क को ट्रांसमिट करना। ठीक है, मेन काम है टॉर्क को ट्रांसमिट करना एट द विल ऑफ द ऑपरेटर, एंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, ये हमारे पास मेन कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। अब आपके पास जब भी हम टॉर्क ट्रांसमिशन की बात करते हैं, आपके पास क्लचेस को हमेशा इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि वो हमेशा आपके पास व्हीकल के मैक्सिमम टॉर्क से 125 to 150% एक्स्ट्रा टॉर्क को ट्रांसफर यहाँ पे कर सके। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपके पास डिजाइनिंग क्राइटेरिया हम यहाँ पे चूज करते हैं। सेकंड, आपके पास यहाँ पे क्लचेस से यूज करने से हमारे पास क्या हुआ, ग्रेजुअल एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे ये आपको इंश्योर करता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन और कूलिंग आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे आपके पास जो क्लचेस हमारे पास होते हैं वो काफ़ी तरह के क्लचेस हमारे पास होते हैं। पॉजिटिव कॉन्टैक्ट होंगे, फ्रिक्शनल क्लचेस आपके पास होंगे, आपके पास हाइड्रोलिक क्लचेस होंगे, डिफरेंट तरह के होते हैं। और जो सबसे मोस्ट कॉमनली आपके पास जो यूज़ होता है दैट इज़ फ्रिक्शन क्लचेस। अब आपके पास फ्रिक्शन से अगर कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है तो उसमें हीट तो जनरेट होगी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्लचेस की ये रिक्वायरमेंट भी है कि आपके पास जो हीट डिसिपेशन होना चाहिए बहुत स्मूथली आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है व्हीकल के अंदर। ठीक है ना। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइब्रेशन डैम्पिंग के भी आपके पास यहाँ पे इसकी आपके पास यहाँ पे नीड होती है। ठीक है, तो ये कुछ अननेसेसरी पॉइंट्स आपके पास है जो कि आपको पता होने चाहिए जस्ट ऐसे ही। अब इस केस में अगर हम बात करें क्लचेस के साइज की, तो क्लचेस का जो साइज है वो छोटे से छोटा होना चाहिए जिससे कि आपके पास ये कम से कम स्पेस को क्या करे,
आपके पास यहाँ पे कवर अप करें। ओके, तो सेम वे में अगर आप यहाँ पे देखोगे छोटा साइज होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने वाला है वो भी कम रहेगा। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपके पास कम रहेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गियर रिलीज करते टाइम या गियर चेंजिंग करते टाइम हम यहाँ पे इजिली क्लच पेडल को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप देखो आपके पास इंजन्स के अंदर जो फ्लाईव्हील बेसिकली है, फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, ये पूरी की पूरी असेंबली जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे कवर अप होती है। ठीक है ना, ये आपके पास एक तीनों आपके पास यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे एक ही साथ। आपको मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम, कैसे ये डायग्राम बनता है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपके पास क्लचेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो क्लच आपके पास यहाँ पर आता है दैट इज फ्रिक्शन क्लच। अब हमें जो स्टडी करना होता है दैट इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लच आपके पास यहाँ पे, वो है फ्रिक्शन क्लचेस आपके पास यहाँ पे। फ्रिक्शन क्लचेस की डिजाइनिंग, चाहे वो सिंगल प्लेट हो, चाहे वो मल्टी प्लेट हो, चाहे वो कॉन क्लचेस हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस हो, सबके सब क्लचेस को आपको प्रॉपर्ली स्टडी यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में बात करें फ्रिक्शन क्लचेस के अंदर जो मेन पावर जो ट्रांसमिट हम करते हैं बाय मींस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आप यहाँ पे करते हो, जिसमें फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट के थ्रू इंजन की जो शाफ्ट है उससे जो पावर है वो मेन आपके पास यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट में ट्रांसफर यहाँ पे होती है। ठीक है ना, तो देख सकते हो अगर फ्रिक्शन का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल जो मटेरियल है वो बेस्ट क्वालिटी का आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आप यूज करते हो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस। जिस तरह से आपके पास दो गियर्स के बीच में नंबर ऑफ टीथ बने होते हैं प्रॉपर एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना, आपके पास ये इंश्योर करने के लिए कि पॉजिटिव ड्राइव बने रहे, सेम वे में दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टीथ या नंबर ऑफ जोज आपके पास यहाँ पे बने होते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सेम केस में आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्लचेस आपके पास यहाँ पे होती हैं, जिसमें हम जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड क्लचेस या हाइड्रोलिक क्लचेस। ठीक है, जहां पर आपके पास हम यहाँ पे फ्लूइड का यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पर ये जितने भी टाइप ऑफ क्लचेस हैं, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज फ्रिक्शनल क्लचेस, जिसका आपको कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि आप किस ढंग से इसकी डेरिवेशन करते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हमारे पास यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रिक्शन क्लचेस की, कि कैसे आपके पास है, कैसे पावर ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका पहला वो देखो आपके पास, जैसे बेबी मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है दैट इज इंजन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में देखोगे ये आपके पास यहाँ पर है इंजन असेंबली पूरी की पूरी। अब आपके पास इंजन के साथ क्या कनेक्टेड है, मेरे पास यहाँ पर फ्लाईव्हील आपके पास कनेक्टेड है। फ्लाईव्हील कुछ नहीं है, एक सिंपल सी डिस्क आपके पास है जो कि रोटेट करती है। अब आपके पास फ्लाईव्हील के साथ अटैच होता है यहाँ पे क्लच प्लेट हमारे पास, जिसको फ्रिक्शन डिस्क भी बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे आपके पास होती है क्लच प्लेट, एक क्लच प्लेट बोल लो या फिर इसे फ्रिक्शन प्लेट बोल लो या फिर आप इसे फ्रिक्शन डिस्क बोल लो, डिफरेंट नाम आपके पास यहाँ पे है इसके। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आपके पास क्लच प्लेट, क्लच डिस्क, फ्रिक्शन प्लेट, फ्रिक्शन डिस्क, वो सिर्फ आपके पास एक क्लच प्लेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और आपके पास क्लच प्लेट के साथ हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आती है प्रेशर प्लेट। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको हेल्प करेगा कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं किसी भी व्हीकल के अंदर, तो वो आपके पास प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को एंगेज डिसएंगेज करता है। ठीक है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आपने क्लच पैडल को प्रेस करा उस टाइम पे जो प्रेशर प्लेट और जो क्लच प्लेट होती है वो डिसएंगेज हो जाती है। ठीक है ना, और जैसे ही आपने क्लच पैडल को रिलीज करा उस टाइम पे दोनों की दोनों प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनने की वजह से क्या होगा, आपके पास एक रोटेशन यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आपके पास होंगे, डिफरेंट टाइप से गियर बॉक्स हम यूज करते हैं, और फर्दर प्रोपेलर शाफ्ट से होती हुई पावर डिफरेंशियल से आपके पास व्हील में ट्रांसफर यहाँ पे होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में स्टडी कैसे करते हैं, तो देखो इस केस में आपके पास जो फिगर नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, ये अभी आपके पास डिसएंगेज पोजीशन में फिगर आपको शो हो रहा है। ठीक है, डिसएंगेज पोजीशन में, डिसएंगेज पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके पास फ्रिक्शन प्लेट और आपके पास जो प्रेशर प्लेट है वो सेपरेट हो। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं ड्राइविंग मेंबर, जो कि ड्राइविंग शाफ्ट है। तो ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइविंग शाफ्ट को। ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट के साथ अटैच है आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग फ्लैंज।
तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ड्राइविंग फ्लैंज को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास आउटपुट में क्या है, ड्रिवन मेंबर है हमारे पास, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रिवन शाफ्ट। ये ड्रिवन शाफ्ट आपके पास यहाँ पर आ गया, और ये आपके पास यहाँ पे ड्रिवन फ्लैंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में जैसे ही आप क्लच पेडल को रिलीज करते हो, रिलीज करोगे तो उस टाइम पे दोनों के दोनों जो प्लेट्स है वो उनके बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनता है, और आपके पास यहाँ पे ये एंगेज पोजीशन को यहाँ पे दिखा रहा है। जब क्लच पेडल बिल्कुल फ्री है, जब आप उसको बिल्कुल भी उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपके पास एंगेज पोजीशन में कुछ इस वे में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो जिस स्पीड से आपके पास इंजन शाफ्ट रोटेट करेगा, सेम स्पीड से आपके पास यहाँ पे ड्रिवन शाफ्ट जो है वो भी रोटेट हमारे पास करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस केस में अगर हम बात करें, आपके पास फ्रिक्शनल क्लचेस की मेन एडवांटेजेस क्या होती है। सबसे पहले एंगेजमेंट जो है वो स्मूथली आपके पास यहाँ पे होती है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी तरह की जोस या पॉजिटिव कांटेक्ट नहीं बनता। फ्रिक्शनल मटेरियल के थ्रू आपके पास कांटेक्ट बनता है। ठीक है, तो आपके पास धीरे धीरे कांटेक्ट बनता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है स्लिप की। स्लिप का मतलब क्या होगा, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में स्पीड का डिफरेंस। तो जब आपके पास यहाँ पे क्लच जो प्रेशर प्लेट है, जब वो एंगेज होना शुरू होगी, मतलब कि जैसे जैसे धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे क्लच पेडल को रिलीज करते हो, ठीक है, या अगर आप उस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हो, या अगर आप क्लच पेडल के ऊपर अपना पैर को रख के चलते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बन पाता दोनों के दोनों प्लेट्स के बीच में, जिससे कि दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा आपके पास यहाँ पे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास जो स्लिप होने के चांसेस होते हैं वो ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक बार आपके पास जैसे क्लच पेडल फुली रिलीज हो चुका है, उस टाइम पे किसी भी तरह की आपके पास यहाँ पे स्लिप नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेट्स के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट बनेगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनेगा, और पावर को ट्रांसमिट वो करेगा प्रॉपरली। ठीक है ना, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस केस में कभी कभी आपके पास जो फ्रिक्शन क्लचेस है वो एज अ सेफ्टी डिवाइस भी ऑपरेट कर सकता है। कैसे कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे देखो आपके पास कोई भी कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डिफाइंड मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो एक प्लेट ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रिक्शनल मटेरियल क्यों ना हो, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट आपके पास यहाँ पे होती है। तो इस केस में अगर आपके पास जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द इंजन टू द व्हीकल, अगर वो एक सेफ वैल्यू से एक्सीड यहाँ पे कर जाए, तो उस केस में क्या हो सकता है, दो प्रॉपर जो फ्रिक्शनल मटेरियल है वो काम करना बंद कर जाए। ठीक है ना, तो अगर फ्रिक्शनल मटेरियल अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना पाएगा एट द कंडीशन, तो वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस है, और आपके पास क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में स्पीड डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में एज अ कैसे काम कर रही है, एज अ सेफ्टी डिवाइस आपके पास यहाँ पे काम करने में हेल्प करता है। ओके, तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, जस्ट प्योरली आपके पास यहाँ पे अगर विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप व्हीकल्स चलाते हो, आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि कैसे क्लच प्लेट ऑपरेट यहाँ पे करती है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास आपको जस्ट पता भी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो व्हीकल है एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है आजकल हर एक की लाइफ का। ठीक है ना, तो अगर आपको पता है प्रॉपर वे में, अगर आप जानते हो कि क्लच कैसे काम करता है, तो आप यहाँ पे इंजन को स्मूथली ऑप्टिमाइज फ्यूल इकोनॉमी के साथ उसको रन कर सकते हो। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट, फर्स्ट बात करते हैं सिंगल प्लेट क्लच की। देखो एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल क्लचेस है उसमें जरूरी नहीं है कि जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है वो सिर्फ एक ही जगह पे बने, एक ही लोकेशन पे आपके पास हो। फ्रिक्शनल कांटेक्ट क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ प्लेट्स हमारे पास हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिंगल प्लेट क्लच की, यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट का यूज हो रहा है जिसमें फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनेगा। ओके, तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, इसका जो प्रैक्टिकल डायग्राम आप देखते हो, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट आप देखोगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लाईव्हील को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, फ्लाईव्हील का मेन काम क्या है, आपके पास साइक्लिक जो फ्लक्चुएशंस आती है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, जैसा कि आपको पता हो, आपके पास यहाँ पे जब हम इंजन के टॉर्क और क्रैंक एंगल के बीच में जब हम डायग्राम बनाते हैं, तो डिफरेंट तरह का डायग्राम्स बनता है आपके पास। यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। तो इस केस में हमें पता लगता है कि एक साइकिल के दौरान जो टॉर्क है उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पर आपके पास नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर आपके पास एक मीन टॉर्क से ज्यादा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे केस में इंजन को स्मूथली रन करने के लिए साइक्लिक वेरिएशन ऑफ टॉर्क को कम रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लाईव्हील का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि एक सिंपल सी रोटेटिंग डिस्क आपके पास होती है।
अब इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या अटैच है, यहाँ पे हमारे पास क्लच डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क, क्लच प्लेट या फ्रिक्शन प्लेट आपके पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग आपके पास यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, 4 स्प्रिंग आपके पास यहाँ पे लगे हैं जो कि कशनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स लगे हुए हैं, बोल्टेड जॉइंट्स लगे हुए हैं, और आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें जो फ्रिक्शनल मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट आपके पास होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर रीजन पे ये जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ रेड कलर से हाईलाइट करके, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शनल मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शनल मटेरियल, ये है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के बाद कौन सी डिस्क आएगी, आपके पास यहाँ पे आती है प्रेशर प्लेट, ठीक है, और प्रेशर प्लेट के ऊपर इसकी कवरिंग होगी। तो ये पूरी एक असेंबली है जिसके अंदर फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट और आपके पास लास्ट में प्रेशर प्लेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इस केस में जब हम क्लच पेडल को ऑपरेट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये एंगेज और डिसएंगेज आपके पास यहाँ पे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लच प्लेट और आपके पास यहाँ पे प्रेशर प्लेट जो है वो डिसएंगेज और एंगेज आपके पास यहाँ पे होंगे। तो इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे जो क्लच है बेसिकली वो किसके साथ अटैच रहेगा, वो फ्लाईव्हील के साथ अटैच रहेगा, जो कि डायरेक्टली बोल्टेड है किसके साथ, इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो मतलब कि इंजन अगर कंटिन्यूसली रन कर रहा है तो सेम केस में आपके पास यहाँ पे फ्लाईव्हील और क्लच जो है वो दोनों के दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे, ठीक है ना। और इस केस में आपके पास यहाँ पे क्लचेस के सर्कमफ्रेंस के अलोंग क्या है, नंबर ऑफ होल्स आपने क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये होल क्यों क्रिएट कर रखे हैं, क्लच को आपके पास फास्टन करने के लिए। इस केस में आपके पास यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्लेट है, क्लच प्लेट है, ये कहाँ पर है मेरे पास, ये फ्लाईव्हील और आपके पास प्रेशर प्लेट के बीच में लोकेट हमारे पास होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे हम कुछ स्प्रिंग का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जब आप क्लच पेडल को रिलीज कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्लच पेडल को जैसे हम रिलीज करते हैं प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच प्लेट के साथ अटैच हो जाती है। तो आपके पास अब यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट की तरफ मूव क्यों कर रही है, क्योंकि आपके पास प्रेशर प्लेट के पीछे हमारे पास स्प्रिंग असेंबली होती है जो कि स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। उसी स्प्रिंग फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं आगे कि कितनी फोर्स आपके पास एक्सर्ट यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लच पेडल को प्रेस करते हो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेसिकली उस टाइम पर आप स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और प्रेशर प्लेट को मूव कर रहे हो, ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अब आपके पास यहाँ पे जो हम पेडल जो हमने प्रोवाइड करते हैं बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे प्रेशर प्लेट को पुल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं टू अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का यूज आप करोगे प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को आपके पास एंगेज करने के लिए। अब यहां पे अगर हम बात करें तो प्रेशर प्लेट, आपके पास स्प्रिंग और रिलीज लीवर, ये पूरी की पूरी एक असेंबली बनाती है जिसको आप यहां पे कवर असेंबली का नाम देते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में अगर मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाऊं, एक सिंपल सा डायग्राम आपके पास बना हुआ है, आप ये देखो, आपके पास ये जो कंपोनेंट है जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास क्लच प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शन डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लच डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो कंपोनेंट है ये प्रेशर प्लेट को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ये प्रेशर प्लेट आपके पास यहाँ पर है। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे प्रेशर प्लेट के पीछे क्या है प्रेजेंट, हमारे पास क्लच स्प्रिंग आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में जैसे ही आपने क्लच पेडल को ऑपरेट करवाया, उस प्रेस करा, तो उस टाइम पे हुआ क्या, उस टाइम पर आपके पास यहाँ पे जो ये प्रेशर प्लेट हमारे पास है ये आपके पास पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है, मतलब डिसएंगेज पोजीशन पे ये आपके पास होगा। और आपके पास जो कोयल स्प्रिंग, क्लच स्प्रिंग है, क्लच स्प्रिंग जो कि आपके पास टूवर्ड लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, ये आपके पास क्लच पेडल जो है वो इसके अगेंस्ट फोर्स को अप्लाई करके दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही आपने क्लच पेडल को आप रिलीज करा, यहां से जैसे आप रिलीज कर रहे हो उस टाइम पे क्या हुआ, आपने ये लोड को हटा दिया, आपने इस लोड को हटा दिया, तो जो क्लच स्प्रिंग है वो इसे वापस दोनों के आपके पास वापस से इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएगा और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में कॉन्टैक्ट बनवाएगा आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है, अब हमें जो पूरी डिजाइनिंग करनी है, हमें यहाँ पर यही चेक करना है सबसे पहले कि आपके पास कितना टॉर्क ट्रांसमिट होता है, आपके पास ये जो क्लच स्प्रिंग है ये कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक्सियल फोर्स कितनी ये आपके पास एक्सर्ट करता है सिंगल प्लेट क्लच के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आई होप वेरी आपके पास ये क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सा केस है,
ठीक है ना, बस थोड़ा हल्की से आपको अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए कि कैसे आपके पास इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब इस केस के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आपके पास इसके डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो अगर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे जो गियर चेंजिंग है वो बहुत ईजी होती है। जैसे कॉर्न क्लचेस से कंपेयर करा हुआ है, कॉर्न क्लचेस जो है ना वो बोले ऑब्सलीट हो चुका है, पहले हम उसे कॉर्न क्लचेस का यूज करते थे, उसमें एक बाइंडिंग की प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे आती थी। तो आपके पास यहाँ पे एज कंपेयर टू कॉर्न क्लचेस ये काफी ईजिली आपके पास यहाँ पे ऑपरेट करता है, ठीक है। और इस केस में आपके पास यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंडिंग ऑफ कॉन्स की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। आपके पास जैसे मैंने अभी बताया था जो स्लिप की प्रॉब्लम है, स्लिप की प्रॉब्लम भी आपके पास यहाँ पे होती नहीं है, जस्ट वो ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इस केस में आपके पास डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि आपके पास ये ज्यादा स्टिफ होने की वजह से ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ती है टू डिसएंगेज द क्लच पेडल, टू डिसएंगेज द क्लच प्लेट। तो आपके पास यहाँ पे डिसएंगेज करने में थोड़ी ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से जो ड्राइवर है वो थोड़ा टायर्ड फील आपके पास यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप देखोगे आपके पास, आपने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा, जैसे हम हाईली ट्रैफिक वाले रीजन पे अगर आप व्हीकल को मूव करते हो, रन करवाते हो, तो उस टाइम पे हमें क्लच पेडल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पर आपके पास यहाँ पे क्लच पेडल को ऑपरेट करते करते जो ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा फटीग फील करता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना, दैट्स द केस। अब आपके पास यहाँ पे सेम वही चीज़ है, डायफ्राम सिंगल प्लेट स्प्रिंग, सिंगल प्लेट क्लच, कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके पास सेम है। इसको मैं कवर अप यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ अभी। आपके पास सिंगल प्लेट क्लच ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, आपके पास जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट के ऊपर यहाँ पे न्यूमरस फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस यहाँ पे होती है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरा जो वर्किंग ऑपरेशन है वो सेम रहता है, एक्जैक्टली सेम लाइक सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है ना। तो ये जस्ट मॉडिफिकेशन आप यूज करते हो जिसको हम डायफ्राम स्प्रिंग टाइप आपके पास सिंगल प्लेट क्लच यहाँ पे बोलते हैं। तो आपके पास, चलो इसको भी आप लीव कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिजाइनिंग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक को मुझे कवर अप करना है स्पेसिफिकली, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि डिजाइनिंग करते कैसे। तो सबसे पहले अगर डिजाइनिंग की बात करें, अब जैसे मैं आपको बताऊं हमें डिजाइनिंग करनी है क्लच प्लेट की। सो लेट अस सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक क्लच प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्लच प्लेट है कुछ इस वे में। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास डाटा मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो रेडियस है, जो आउटर रेडियस है लेट अस सपोज क्लच प्लेट का, वो है आपके पास यहाँ पे R2, चलो कैपिटल R, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो इनर रेडियस मेरे पास है वो है यहाँ पे स्मॉल r, ठीक है। ये जस्ट आपने यहाँ पे अज्यूम करा है हाइपोथेटिकली। तो इस केस में अब आपके पास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास जो फ्रिक्शनल मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन पे आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का जो रीजन मेरे पास है, यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शनल मटेरियल प्रेजेंट यहाँ पे होगा। तो इस केस में देखो, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पर मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं एट अ पर्टिकुलर रेडियस, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने आपके पास यहाँ पे कंसिडर करा है जिसका जो रेडियस है वो क्या है आपके पास यहाँ पे, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ R1 के इक्वल। R1 इसका रेडियस है, और आपके पास ये जो एलिमेंट है इसकी जो थिकनेस मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड है दैट इज dr। तो ये आपके पास इसकी थिकनेस यहाँ पे हो गई। अब देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट जो है वो आपस में कांटेक्ट बना रहे हैं। तो कांटेक्ट बनने की वजह से आपके पास यहाँ पे इस पूरे के पूरे क्लच पेडल के ऊपर, क्लच प्लेट के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से जो कि सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, वो आपके पास एक टॉर्क को एक्सर्ट यहाँ पे करेगा। हमें उसी चीज की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि आपके पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेरी करेगा, वो वेरी करता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है वो वेरी करेगा। तो ऐसे केस को आपके पास हमने कैसे सिंप्लीफाई करा, जस्ट बाय टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट एट अ रेडियस ऑफ R1, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम करा है कि ये आपके पास ये जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस में यहाँ पे कितनी कंसिडर कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस आपके पास यहाँ पर है लेट अस सपोज dr के इक्वल, ये इसकी थिकनेस आपके पास मैंने कंसिडर करी है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो कि इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर सबसे पहले आपके पास कितनी फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगी, तो आप खुद सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये था, ये डायग्राम था, ये जो रेड कलर का पोर्शन था इस पे आपके पास बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर ये फोर्स लगा कौन रहा है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं स्प्रिंग, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं
इसमें आपके पास मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ड्यू टू स्प्रिंग जो प्रेशर आपके पास एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है, वो स्मॉल पी के इक्वल यहां पे एक्ट कर रहा है। तो स्मॉल पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को जो कि आपके पास इस छोटे से हर एक पॉइंट के ऊपर या पूरी पूरी फ्रिक्शनल प्लेट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे एलिमेंटल प्रेशर फोर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि कितनी फोर्स आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रही है ऑन द एलिमेंटल प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हो? प्रेशर फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट बाय सिंपली टेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर आपको पता है कि छोटे से एलिमेंट के ऊपर, इस छोटे से रेड कलर के एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट इज P, तो इसको जब आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे रेडियस से, सॉरी डिफरेंशियल एरिया से, सो यू विल गेट द एलिमेंटल प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या होगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। ठीक है, ये छोटा सा आपके पास यहाँ पे हमने डिफरेंशियल, आपके पास यहाँ पे प्रेशर फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली एलिमेंट के ऊपर। नाउ अब आपके पास हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अब ये जो प्रेशर फोर्स है वो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल आपके पास यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास यहाँ पर हम फ्रिक्शनल मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं, लेट अस से कि आपके पास यहाँ पे जो म्यू है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करो, एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या यहां पर होगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू पी 2 पाई आर इंटू डी आर, दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर फोर्स है इट इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल प्रोड्यूस अ एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस केस में एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अभी कहां पे एक्ट कर रही है, वो आपके पास रेडियस r1 पे एक्ट कर रही है। सो अगर मैं आपके पास इस फ्रिक्शनल फोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंटल टॉर्क को यहां पे कैलकुलेट करता हूं, एलिमेंटल टॉर्क, कितना एलिमेंटल टॉर्क आपके पास यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो आप यहां पे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास जो एलिमेंटल टॉर्क होगा दैट इज नथिंग बट इज फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द एलिमेंटल टॉर्क आपके पास ऑन द स्मॉल एलिमेंट एट आर ऑफ r1 रेडियस एंड dr थिकनेस। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या, अब अगर आप चाहते हो कि पूरे का पूरा इस क्लच प्लेट के ऊपर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, तो इस आपके पास यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, हमें इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर है, जैसे कि आप देखोगे 2 पाई म्यू ये जो टर्म है, चलो बाय डिफॉल्ट मैं इसको कांस्टेंट की तरफ अज्यूम कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपके पास वेरी नहीं कर रहा, वो भी कांस्टेंट है। लेकिन आपके पास जो प्रेशर है और जो रेडियस है ये दोनों के दोनों वेरिंग पैरामीटर्स हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो प्रेशर है इसका वेरिएशन यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्या प्रेशर आपके पास रेडियस के साथ वेरी कर रहा है या क्या प्रेशर आपके पास रेडियस के साथ कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अभी के लिए मैं जस्ट क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास रेडियस के साथ कांस्टेंट है। जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि प्रेशर रेडियस के साथ कांस्टेंट है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप देखोगे आपके पास यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि जब क्लच पैडल, जो क्लच आपके पास है, क्लच प्लेट है, अगर वो बिल्कुल न्यू है, जो फ्रिक्शनल लाइनिंग है वो बिल्कुल न्यू है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करता है पूरे के पूरे क्लच पैडल के ऊपर, क्लच प्लेट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ सर्विस, जो प्रेशर का जो वेरिएशन आता है इट इज नॉट यूनिफॉर्म, वो वेरी करने लग पड़ता है। क्योंकि अगर देखोगे 2-3 ईयर के बाद हम जब यहाँ पे जब फ्रिक्शन लाइनिंग ओल्ड हो जाती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो प्रेशर है इट इज नॉट कांस्टेंट, इंस्टेड ऑफ प्रेशर जो वेरिंग हो रही है पूरे के पूरे अलोंग द रेडियस वो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना, वेरिंग का मतलब आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शनल वर्क डन जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है विद द रेडियस, बट द प्रेशर इज नॉट रेडियस, द प्रेशर इज नॉट वेरिंग विद द रेडियस। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे दो थ्योरीज को यूज करते हो। फर्स्ट हमारे पास आती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जिसको यूपीटी बोलते हैं। सेकंड आप यहाँ पे स्टडी करते हो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी जिसको हम यूडब्ल्यूटी का नाम यहाँ पे देते हैं। तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में यू आर अज्यूमिंग कि आपके पास जो वेयर रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट विद रेडियस। ठीक है ना,
तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में, तो आप वहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि जो वेयर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और रेडियस के इक्वल आपके पास ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है। वेयर का मतलब है फ्रिक्शनल वर्क डन, जिसमें आपके पास टर्म आती है प्रेशर इंटू रेडियस की, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपके पास फोर्स, आपके पास एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स में प्रेशर इंटू रेडियस आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे आपके पास यहाँ पे वर्क डिस्टेंस से, तो आपके पास यहाँ पे वेयर की वैल्यू आएगी, दैट इज फ्रिक्शनल वर्क डन के वैल्यू के अंदर आपको पी और आर का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एंड दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेयर, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास अज्यूम कर रहा हूं कि जो वेयर है वो कांस्टेंट है अलोंग विद रेडियस, दैट मींस कि आपके पास जो प्रेशर है वो रेडियस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो आपके पास रेडियस के साथ इनवर्सली वेरी करेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में, ये आपके पास स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होती है, ये यूज होती है न्यू फ्रिक्शन लाइनिंग के लिए, ठीक है। जब आपके पास न्यू फ्रिक्शन लाइनिंग सर्विस में जब जाती है, जब एक नया व्हीकल आप यूज करने लगते हो, तो उस टाइम पर आपके पास यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो रेडियस के साथ क्या रहता है, वो आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दैट इज वाई कि आपके पास यहाँ पे जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है किसी नए व्हीकल की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओल्ड व्हीकल, ठीक है। तो आपके पास UWT जो है वो ओल्ड व्हीकल्स के लिए हम यूज करते हैं, UPT आपके पास यूज होता है न्यू व्हीकल्स के लिए। और अगर हम देखें किसी भी व्हीकल की जो लाइफ है, जनरली वो 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स आपके पास यहाँ पर है, तो उस केस में हमेशा UWT ज्यादा प्रेफरेबल थ्योरी होती है एज कंपेयर टू UPT, ओके। दैट इज वाई ऑल द डिजाइनिंग ऑफ द क्लचेस आर बेस्ड ऑन द UWT थ्योरी, दैट इज यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपके पास सिर्फ यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ UPT थ्योरी को, फिर देखते हैं कि टॉर्क कैसे आपके पास होगा, किसके इक्वल यहाँ पे निकलेगा। तो अगर हम बात करें तो आपके पास जो टॉर्क का जो रिलेशन आपने देखा था डिफरेंशियल टॉर्क का, दैट विल बी 2 पाई म्यू इंटू पी आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क बेसिकली कुछ नहीं है, वो इंटीग्रेशन है dt का 2 पाई म्यू इंटू प्रेशर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो अगर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी करना चाहते हो तो वो भी सेम आपके पास रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेट कहां से करना है, फ्रॉम इनर रेडियस स्मॉल आर टू कैपिटल रेडियस कैपिटल आर, ठीक है ना। तो आपके पास इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक आप उसे इंटीग्रेट करोगे। तो अगर हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल फाइंड कि जो टॉर्क की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी 2 पाई म्यू इंटू पी आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं फर्दर, सो यू विल फाइंड 2/3 म्यू पाई पी आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आएगी। इतना टॉर्क ट्रांसमिट आप यहां पे कर रहे हो इन दी सिंगल प्लेट क्लच अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी को थोड़ा सा और हम यहां पे डिटेल में स्टडी करें तो आप देखोगे लास्ट स्लाइड में हमने यहां पे कैलकुलेट करा था एलिमेंटल प्रेशर फोर्स, कि एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितनी प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू द स्प्रिंग। तो अगर मैं आपके पास टोटल प्रेशर फोर्स को यहां पे कैलकुलेट करूं, टोटल प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, टोटल प्रेशर फोर्स विल बी W इज इक्वल टू 2 पाई पी आर इंटू डी आर। इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल आर से कैपिटल आर। कुछ नहीं है, सेम एक्सप्रेशन आपके पास यहां पर है 2 पाई पी आर डी आर। तो आपके पास यही सी एक्सप्रेशन का मैं यूज कर रहा हूं 2 पाई पी आर डी आर, ठीक है ना। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो यू विल फाइंड कि आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी पाई पी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रिक्शनल एरिया को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल प्रेशर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपके पास आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म है बेसिकली। तो अगर मैं आपके पास इस पर्टिकुलर रिलेशन से प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट यू विल फाइंड कि आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है टोटल प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय
पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन को अगर हम मेन टॉर्क की इक्वेशन में पुट करें, मेन टॉर्क की इक्वेशन में, सो यू विल फाइंड तो आपके पास यहां पे P की जगह मैं पुट कर रहा हूं आपके पास सिंपली, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन था 2/3 पाई म्यू P मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब माइनस में आर क्यूब। सो यू विल फाइंड कि आपके पास जो टॉर्क का रिलेशन बन रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आ रहा है, ओ सॉरी यहां पे मैंने गलत टर्म को कट कर दिया, तो आप यहां पे देखोगे तो आपके पास पाई से पाई कट, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, म्यू डब्ल्यू 2/3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इसी रिलेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू आर एम, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये रिलेशन आपने बुक्स में कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन केस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो इस केस में जो म्यू है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू आपके पास टोटल प्रेशर फोर्स को या टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग को रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है या टोटल एक्सियल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एम जो है वो फ्रिक्शन रेडियस मेरे पास है जिसको मीन रेडियस भी आप यहां पे बोलते हो। तो ध्यान रखना, काफी सारे एग्जाम में एज इट इज यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके पास आता है, आपसे पूछा जाता है कि मीन रेडियस फ्रिक्शन रेडियस की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा जाता है कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या है, आपसे पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टॉर्क है वो किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, डिजाइनिंग किस बेसिस पे की जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एज इट इज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपके पास सेम, अब अगर हम यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से चलते हैं तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, जस्ट इंटीग्रेशन में आपको प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वेयर, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट और रेडियस की फॉर्म में लिखना होता है। सो अगर आप वहां पे टॉर्क को निकालोगे, सो एक्सप्रेशन जो आएगा टॉर्क का दैट विल एग्जैक्टली बी सेम लाइक दिस वन, टॉर्क फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। डिफरेंस कहां पर होगा, आपके पास जो म्यू है यहाँ पे अगेन वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहा है, सेम लाइक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ध्यान रखना। W इस केस में अगेन टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल एक्सियल फोर्स, टोटल स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, इसका बस आपको ध्यान रखना है। W का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 2πc r माइनस आर। तो जहां पे C क्या चीज है, बेसिकली C कुछ नहीं है, ये आपके पास प्रेशर और रेडियस का प्रोडक्ट है। किसी भी रेडियस पे देखोगे आपके पास प्रेशर और रेडियस का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कांस्टेंट C, ओके। और आपके पास यहाँ पे जो RM है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास फ्रिक्शन रेडियस और मीन रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अर्थमेटिक मीन होगा आपके पास यहाँ पे ऑफ आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, काफी सारे MCQs पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एज इट इज फॉर्मुलाज भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट आज, तो आपके पास हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जो आऊँगा मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक को आपके पास यहाँ पे कवर अप करूँगा, ओके। So that is for today's class. So thank you very much.